वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी से संबंधित है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इमरजेंसी कंट्रासेप्शन इज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। आपातकालीन गर्भनिरोध का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आपातकालीन गर्भनिरोध का सबसे प्रभावी तरीका बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कॉपर टी इंसर्शन, कॉपर टी लगाना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भनिरोधक कॉपर टी IUCD इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस का पूरा नाम होता है। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, इसको 5 दिनों के भीतर लगाने से निषेचित जो अंडाणु है इसके आरोपण को रोका जा सकता है और यह सबसे प्रभावी आपातकालीन गर्भनिरोधक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज द टर्म फॉर एब्सेंस ऑफ यूट्रस सिंस बर्थ? जन्म से ही गर्भाशय का अभाव क्या कहलाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। जन्म से ही गर्भाशय का जो अभाव है, कमी है, इसे क्या कहा जाता है? हाइपोप्लेसिया, एप्लेसिया, एजेनेसिस या फिर एट्रेसिया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इसे एजेनेसिस कहा जाएगा। ठीक है, जन्म से ही गर्भाशय की जो कमी है उसे एजेनोसिस कहा जाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि एजेनोसिस का मतलब क्या होता है। एजेनेसिस का मतलब है किसी अंग का पूर्ण रूप से ना बन पाना। ठीक है, एजेनेसिस का मतलब होता है कि किसी अंग का कोई जो ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से डेवलप ना हो पाना। ठीक है, जैसे कि गर्भाशय का जन्म से ही ना होना। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। द कलर ऑफ लोकिया सिरोसा इज। लोकिया सिरोसा का रंग कैसा होता है? सभी को मालूम होगा क्योंकि सभी सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। द कलर ऑफ लोकिया सिरोसा इज। लोकिया सिरोसा का रंग कैसा होता है? बताएं फ्रेंड्स। चमकीला लाल, पेल पिंक और ब्राउन, येलोविश वाइट या फिर ग्रीनिश? तो देखिए फ्रेंड्स, लोकिया सिरोसा का जो रंग होता है वो पेल पिंक या फिर ब्राउन होता है, फीका गुलाबी या भूरा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें आप लोग कि लोकिया सिरोसा प्रसव के बाद दूसरे सप्ताह में आता है। लोकिया जो सिरोसा है ये प्रसव के बाद दूसरे सप्ताह में आता है, जिसका रंग हल्का गुलाबी या भूरा होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग पढ़ें अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 को फिर आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं कई बार। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। विच ट्यूमर मार्कर इज एलिवेटेड इन ओवेरियन कैंसर? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि अंडाशय के कैंसर में कौन सा ट्यूमर मार्कर बढ़ा हुआ मिलता है? विच ट्यूमर मार्कर इज एलिवेटेड इन ओवेरियन कैंसर? अंडाशय के कैंसर में कौन सा ट्यूमर मार्कर बढ़ा हुआ मिलता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सभी क्वेश्चनों को पढ़ा दिया है, सभी रिपीटेड हैं। ठीक है, बताएं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, CA 125, मतलब कि CA 125। ठीक है, ये फ्रेंड्स ओवेरियन कैंसर से संबंधित है। ठीक है, ओवरी के कैंसर से संबंधित है CA 125। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं CA 19.9, ये जो फ्रेंड्स है ये ब्लड कैंसर से संबंधित है। ठीक है, ये आपका जो रिपोर्ट जांच की जाती है CA 19.9, ये फ्रेंड्स ब्लड कैंसर से संबंधित होती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो CA 125 है ये आपका ट्यूमर मार्कर है और एक इसका अंडाशय के कैंसर का ट्यूमर मार्कर है। यहाँ पे देख लें
कि CA-125 एक प्रमुख ट्यूमर मार्कर है जो कि अंडाशय के कैंसर में रक्त में बढ़ा हुआ पाया जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे क्लास लेने के लिए। और यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो PDF है फ्रेंड्स वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। हम आपको फ्रेंड्स 350 प्लस PDF प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लगभग 400 PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 को, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर मेटास्टेसिस। सर्वाइकल कैंसर के फैलने का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर मेटास्टेसिस, यानी कि सर्वाइकल कैंसर के फैलने का सबसे सामान्य स्थान कौन सा, सबसे ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर है वो कहाँ पर फैलता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, लंग्स। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, लंग्स में फैलता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि सर्वाइकल कैंसर का मेटास्टेसिस अर्थात फैलाव। ठीक है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है फैलाव। आमतौर पर फेफड़ों में होता है क्योंकि यह रक्त और लिम्फ के माध्यम से फैलता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ें फिर रिपीट देखिए आंसर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। भले ही आप गलत आंसर दें लेकिन आंसर दिया करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल पे तो नहीं बैठे हैं ना, अभी तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप भले ही गलत आंसर दें बट आंसर दें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपकी हैबिट भी बनती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज किया करें, पढ़ा करें, प्रैक्टिस किया करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक कष्टार्तव मतलब कि डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब आप सभी को पता है कि सबसे सामान्य कारण क्या होता है। ठीक है, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है जो पीरियड होता है वो दर्द के साथ में आता है। ठीक है, कष्ट देता है। तो इसी का कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, सामान्य इसका कारण क्या होता है। जब पीरियड के साथ में दर्द होता है तो इसका सामान्य कारण पूछा गया है एंडोमेट्रियोसिस। क्या होगा? एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, एक्सेस प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। क्या हो सकता है, किसके कारण फ्रेंड्स डिस्मेनोरिया हो जाता है? पीरियड के समय दर्द होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एक्सेस प्रोस्टाग्लैंडिन, अत्यधिक प्रोस्टाग्लैंडिन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि जब प्राथमिक जब फ्रेंड्स जब पीरियड्स होता है, ठीक है, मासिक धर्म होता है, तो कष्ट के साथ में होता है, मतलब कि इसके साथ में दर्द होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनमें अधिक संकुचन हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका मतलब ये होता है अत्यधिक एक्सेस। ठीक है, एक्सेस प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब कि अत्यधिक रूप से मतलब सिकुड़ जाना, जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित हो जाना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होना, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की अधिकता के कारण होता है और यह दर्द का मुख्य कारण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट इज़ द आइडियल टाइमिंग फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन टू RS नेगेटिव मदर। RS नकारात्मक माँ को एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन देने का आदर्श समय क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? RH नकारात्मक माँ को एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन देने का आदर्श समय क्या होता है? आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश भी करेंगे।
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, 28 सप्ताह गर्भावस्था में। यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि RH नकारात्मक महिलाओं को आमतौर पर 28वें सप्ताह में NTD इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, ताकि RH संवेदनशीलता से बचा जा सके। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, गलती से 28 निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन विच कंडीशन इज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सीन ऑन अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि अल्ट्रासाउंड में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किस स्थिति में देखा जाता है, ठीक है। बर्फ़ जैसी जो स्थिति है, बर्फीली, ये स्टॉर्म के जैसी, स्नो स्टॉर्म, बर्फ़ के जैसी, तूफ़ानी बर्फ़ के जैसी जो स्थिति है, ये कब देखी जाती है, जब अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये किस प्रेगनेंसी में देखा जाता है, मोलर प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिस्ड एबॉर्शन या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। तो फ्रेंड्स अभी को मालूम होगा, मैंने बताया भी है कई बार कि फ्रेंड्स ये मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, मोलर प्रेगनेंसी में। अब यहाँ पे देख लें कि फ्रेंड्स मोलर प्रेगनेंसी में भ्रूण के बजाय असामान्य टिश्यू बढ़ने लगता है। यहाँ पे प्रेगनेंसी तो नहीं होती है, ठीक है, अंदर भ्रूण नहीं होता है, बट यहाँ पे असामान्य रूप से, एबनॉर्मल रूप से क्या होता है कि टिश्यूज बढ़ने लगते हैं, जिससे अल्ट्रासाउंड में स्नो स्टार्म जैसा लुक आता है, ठीक है फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। और यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो PDF है वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, ANM के सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद अभी 8 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा भी था, फिर दोबारा से 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिसऑर्डर हुए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फेटल वेल बीइंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तीसरे तिमाही में भ्रूण की भलाई का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। तीसरी तिमाही में भ्रूण की भलाई का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से भ्रूण की किडनी और प्लेसेंटा की कार्यक्षमता का मूल्यांकन होता है, जो कि भ्रूण की स्थिति को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें आप लोग और आंसर दें क्वेश्चन नंबर 10 को। Which contraceptive is contraindicated in lactating women within 6 months postpartum? डिलीवरी के 6 माह के अंदर दूध पिलाने वाली महिलाओं में कौन सा गर्भ निरोध निषेध होता है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स ये सभी पूछे गए हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है। क्या होगा, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि संयुक्त गर्भनिरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन होता है। जो संयुक्त गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं इनमें एस्ट्रोजन होता है, जो दूध बनने को प्रभावित कर सकता है, इसलिए 6 महीने तक निषेध होता है, 6 महीने तक इसे नहीं दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जा रही है कि गर्भावस्था का सबसे प्रारंभिक नैदानिक लक्षण कौन सा होता है, एमेनोरिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर नोजिया एंड वोमिटिंग, क्वेकनिंग। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर गेस करें आप लोग। गर्भाशय का सबसे प्रारंभिक नैदानिक जो लक्षण है वो कौन सा होता है, क्लिनिकल साइन यहाँ पे पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एमिनोरिया होगा, मासिक धर्म का रुक जाना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अस्थायी रूप से होता है, ना कि स्थायी रूप से। बहुत से लोग इसको स्थायी रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। स्थायी रूप से मतलब से मेनोपाज कहा जाता है, ठीक है। ये अमेनोरिया है। अमेनोरिया का मतलब है कि अस्थायी रूप से मासिक धर्म का रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि मासिक धर्म का रुक जाना गर्भाशय का सबसे पहला लक्षण होता है,
जिसे महिला आसानी से पहचान सकती है और यह संदेह का पहला कारण भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और हमें बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर की व्हाट इज द चैडविक साइन इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में चैडविक साइन चिन्ह जो है वो क्या है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर व्हाट इज द चैडविक साइन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स गर्भावस्था में चैडविक साइन क्या होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइनल मिकोसा, योनि का श्लेष्मा का नीला हो जाना, या फिर फ्रेंड्स सॉफ्टेन ऑफ सर्विक्स, या इरेगुलर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइनल मिकोसा, योनि श्लेष्मा का नीला रंग हो जाना, ठीक है, नीली पड़ जाना। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन को कि चैडविक चिन्ह जो साइन है ये गर्भावस्था का एक प्रारंभिक संकेत होता है जिसमें हार्मोनल परिवर्तन के कारण योनि की जो दीवारें हैं वो नीली नारंगी दिखाई देती हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को कि विच मैन्यूअर इज यूज टू डिलीवर द शोल्डर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। प्रसव के दौरान भ्रूण के कंधों को बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसव के दौरान भ्रूण के जो कंधे फंस जाते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, रिडजेंस मैन्यूअर। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा, ये तकनीकी है, इसको अपनाया जाता है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि रिडजेन तकनीकी का उपयोग करते हुए पीछे के कंधे को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जाता है ताकि पेरिनियम को फटने से बचाया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को कि विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया एंड एडेमा इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, प्रोटीन यूरिया और सूजन किस स्थिति को दर्शाते हैं। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान उच्च रक्तचाप, जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके यूरिन के साथ में प्रोटीन आती है और स्वेलिंग भी हो जाती है, ठीक है, सूजन दिखाई देती है, तो ये क्या दर्शाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, प्रेक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को मालूम है क्योंकि मैंने कई बार इसे पढ़ाया है, ये प्रेक्लेम्सिया है, ठीक है। प्रेक्लेम्सिया में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो यही लक्षण होते हैं कि आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाती है, प्रोटीन के यूरिन के साथ में प्रोटीन आता है और सूजन, ठीक है, तो ये प्रेक्लेम्सिया का संकेत होता है। बट यदि इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये एक्लेम्सिया का रूप ले लेगा और एक्लेम्सिया का रूप लेगा जो कि खतरनाक होता है क्योंकि इसमें सीजर आने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं, ठीक है, जिसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा होता है। प्रीक्लेम्सिया एक गंभीर अवस्था है जिसमें रक्तचाप, मूत्र में प्रोटीन और शरीर में सूजन देखी जाती है, या माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरे का संकेत होता है। चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फेटल पोजीशन व्हेन द ओसिपुट इज फेसिंग द मदर्स सेक्रम। जब भ्रूण का सिर पीछे की ओर अर्थात माँ की सेक्रम हड्डी की ओर होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि जब भ्रूण का सिर पीछे की ओर अर्थात माँ की सेक्रम हड्डी की तरफ होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। ओसिपिटो इंटीरियर, ओसिपिटो पोस्टीरियर, फ्रैंक ब्रीच या फिर ट्रांसवर्स लाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ओसिपिटो पोस्टीरियर कहा जाएगा इसे। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर स्थिति में बच्चे का सिर पीछे की ओर होता है जो प्रसव को लंबा और कठिन बना सकता है या कभी कभी ऑपरेटिव डिलीवरी की आवश्यकता बनाता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप, 7985473042, ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 7985473042, ठीक है। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स ये 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, मतलब 199 रुपये में आपको 350 प्लस पीडीएफ, लगभग 400 पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी
और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 16 नंबर क्वेश्चन को। विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ लेबर। प्रसव के आरंभ के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसव के आरंभ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या फिर रिलैक्सिन, कौन सा हार्मोन्स मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, जिम्मेदार होता है प्रसव को प्रारंभ करने के लिए। ये काम क्या करता है कि फ्रेंड्स जो आपका यूट्रस होता है उसमें कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, जब बच्चेदानी सिकुड़ती है आपकी, ठीक है, संकुचन होते हैं उसमें, तो जो फ्रेंड्स भ्रूण है वो बाहर आता है। ठीक है, मतलब कि बेबी जो है वो बाहर आता है। ठीक है, इसी वजह से ये ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। यहाँ पे देख लें कि ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है और प्रसव की प्रक्रिया को शुरू करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े 17 नंबर क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे सामान्य जटिलता कौन सी है। बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे सामान्य जटिलता कौन सी है। पोस्टपार्टम हेमोरेज, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, प्रेक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पोस्टपार्टम हेमोरेज, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। एक्सप्लेन को देख लें कि प्लेसेंटा प्रीविया में, प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा है वो गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है, जिससे जन्म के बाद भारी रक्तस्राव हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ें अच्छे से। देखिए, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट कन्फर्म रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। गर्भाशय की झिल्ली फटने की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। बताएं फ्रेंड्स, कौन सा परीक्षण किया जाता है गर्भाशय की झिल्ली फटने की पुष्टि करने के लिए। नाइट्राजीन परीक्षण, पेपिस्मियर, अल्ट्रासाउंड या फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, नाइट्राजीन परीक्षण किया जाता है। इससे पता चलता है कि गर्भाशय की जो झिल्ली है वो फटी है या फिर नहीं। नाइट्राजीन टेस्ट पीएच परीक्षण है, जो कि एमनियोटिक द्रव की उपस्थिति की पुष्टि करता है। यदि एमनियोटिक द्रव अच्छे से फ्रेंड्स आपके जो फ्रेंड्स झिल्लियाँ होती हैं उनके फटने को दर्शाता है। अगर झिल्लियाँ फटी होंगी तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो निकल जाएगा यदि फ्रेंड्स झिल्ली फट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन टेस्ट पीएच परीक्षण है, जो कि एमनियोटिक द्रव की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जिससे झिल्ली फटने का पता चलता है। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 19 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक गर्भावस्था का मुख्य कारण क्या होता है। क्या होता है इसका मुख्य कारण बताना है आपको। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ट्यूबल डैमेज और ब्लॉकेज। ठीक है, जब ट्यूब डैमेज हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है तब क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। फैलियोपियन ट्यूब में क्षति या फिर बंद हो जाना, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रेंड्स जो भ्रूण है वहीं पर बढ़ने लगता है। आपकी जो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब का जो इम्पला भाग है वहीं पर ये फिर आपके यूट्रस में नहीं आ पाता है और वहीं पे ग्रोथ करने लगता है, जिसकी वजह से भारी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती रहती है, आपको असहनीय दर्द होगा। इसे जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि ट्यूब फटने का डर होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होती है जब निषेचित अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में अटक जाता है, जो आमतौर पर ट्यूब की क्षति या बंद होने का कारण होता है। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फेटस। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर में बताएं और जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी दें।
भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सभी को पता होगा कि ये फोलिक एसिड होता है। ठीक है, फोलिक एसिड होता है, मतलब कि फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 कहा जाता है फोलिक एसिड। ठीक है, ये विटामिन B9 को ही फोलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्पाइना बिफिडा। ये B12 जो है ये सभी को पता होगा कि साइनाकोबालामिन है, इसकी कमी से परनीसिस एनीमिया हो जाता है, घातक रक्त अल्पता हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खून की कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, विटामिन ए इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाती है फ्रेंड्स। और विटामिन डी इसका नाम है कैल्सिफ्रॉल, रासायनिक नाम, इसकी कमी से सूखे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेटस हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और यदि एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में भी प्रॉब्लम यही होती है। ठीक है, उनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जब एडल्ट में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो इनमें BMD कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? BMD, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ टूटने चटकने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है बुढ़ापे में। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रागाइल हो जाती हैं। ठीक है, क्षणभंगुर हो जाती हैं। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण की न्यूरल ट्यूब दोष जैसे कि स्पाइना बिफिडा और एनेंसिफेली हो सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था से पहले और इसके दौरान में फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इसी नंबर पर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट देकर हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आपको। और फ्रेंड्स, यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।